Very good and student. Today we discuss about topic phenol, which is part of 11th unit alcohols, phenols and ether. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपको जब हो कहीं पर क्लीनिंग करनी होती है घर में तो सबसे पहला नाम आता है जो है वो है फिनाइल। डॉक्टर फिनाइल या कोई भी फिनाइल यूज़ क्या करते हैं इसका, थोड़ा सा वाटर में ऐड करने के बाद घर में पोछा लगा लेते हैं, वाइप आउट किया गया है। अब इसके बाद अगर प्रैक्टिकल लैब में अगर कभी गए हों तो आपको एक डार्क ब्राउन कलर की बॉटल दिखेगी, उसके ऊपर मान लीजिए फिनॉल लिखा है। तो ये वहाँ पर जो प्रैक्टिकल लैब में मिलेगा आपको थोड़ा सा स्लाइटली लिक्विड भी उसके साथ होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में वो पार्टिकल्स भी होंगे। अगर इसे बाहर निकाल के ड्राई किया गया होता है, ऑक्सीजन एक प्रॉब्लम है, अगर ऑक्सीजन होगा तो ये थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाता है, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये क्रिस्टलाइन नेडल लाइक जो आपका स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। फिर आते हैं स्ट्रक्चर की बात करें तो 11th में आपने ऑलरेडी पहले से थोड़ा सा डिस्कस किया हुआ है कि ये बेंजीन की रिंग जैसा दिखेगा, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, एक OH लगा है तो हम इसे कहते हैं फेनॉल। और अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करना हो तो अल्टरनेट, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है तो हम लोग सर्कल दिखा देते हैं सेंटर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एंड ट्राईहाइड्रिक। कुछ इस तरह के एल्कोहल आपके जो रहेंगे एरिन कंपाउंड के साथ तो हम इसे कहते हैं फेनॉल। अब ये जो फिनॉल है इनका नॉमेनक्लेचर भी है। अब अगर IUPAC नेम के बेस पर करें तो फिनॉल के नेम फिनॉल ही कर दिया गया है। फिर कॉमन नेम में है आर्थोक्रिशॉल, मेटाक्रिशॉल, पैराक्रिशॉल। एक कॉमन चीज़ देखेंगे CH3 एंड CH3 विथ रिस्पेक्ट टू 1-2 कंडीशन में है, 1-3 कंडीशन में है एंड 1-4 कंडीशन में है। तो उसके लिए आर्थो मेटा पैरा, ये भी 11th में था नॉर्मली। अभी इतना जानते रहिए कि ये अगर एडजेसेंट पर है तो आर्थो, सेंटर में है यानी मिडिल पोर्शन पर तो मेटा, और एकदम पैरेलल दैट मीन पैरा। तो इनके नेम भी क्या होंगे, 2 मेथिल फेनॉल। सेकंड पोजीशन पर है तो 2 मेथिल फेनॉल, 3 मेथिल फेनॉल थर्ड पोजीशन पर है इसके रिस्पेक्ट में, और जो आपका थर्ड है 4 मेथिल फेनॉल फोर्थ पोजीशन पर है, इसलिए ऐसा किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और भी हैं। कॉमन नेम है इसका कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, हाइड्रोक्विनोन और क्विनॉल है। ये आपके 3 नेम्स दिए गए हैं। यहाँ पर है 1,2 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन कर सकते हैं, 1,3 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन एंड 1,4 डाईहाइड्रोक्सीबेंजीन। तो इस तरह का नेम अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। तो हो गया क्या, बेंजीन 1,2 डाईऑल, बेंजीन 1,3 डाईऑल, बेंजीन 1,4 डाईऑल, कुछ इस तरह से हैं। अगर इनके लिए करना हो तो 1,2,3 ट्राईऑल, 1,2,4 ट्राईऑल, 1,3,5 ट्राईऑल। लेकिन एक्चुअल में इसका नाम पैरागोलॉल है, जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखता है अगर एक्वा सॉल्यूशन है तो। सेकंड की बात करें तो ये है क्विनॉल, इसमें थोड़ा सा चेंज आपने कर दिया, हाइड्रोक्सी क्विनॉल, हाइड्रोक्सी क्विनॉल। नेक्स्ट है आपका फ्लोरोग्लूसिटॉल, फ्लोरोग्लूसिटॉल 1,3,5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन या बेंजीन 1,3,5 ट्राईऑल, कुछ ऐसा इनके नेम। नेक्स्ट आते हैं स्ट्रक्चर की बात कर लें। स्ट्रक्चर में है कॉमन जो एंगल्स होते हैं, जो बेंड स्ट्रक्चर आपको दिख रही होती है उसमें क्या रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन यहाँ पर जो एल्कोहल है उसमें 108.9 डिग्री है और ये स्लाइटली लेस है। रीज़न इसका था लोन पेयर जो रिपल्सन है वो स्लाइटली हायर है। जैसे ही हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं फेनॉल के लिए, तो यहाँ पर एक एरोमेटिक ग्रुप होने के थ्रू जो एंगल आपको दिखा था 108.9 वो स्लाइडली इंक्रीज कर जाता है, क्योंकि इस फेनॉलिक ग्रुप का हाइड्रोजन के साथ थोड़ा सा ज़्यादा रिपल्सन रहेगा और इसलिए कुछ ऐसा है। अगर यही चीज़ हम लोग ईथर के फॉर्म केस में करेंगे तो ईथर के केस में आप देखेंगे इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल है 111.7, ये इन दोनों के कंपेयर में तो कहीं ज़्यादा है। उसका रीज़न है बोथ साइड इसमें क्या है फेनॉलिक बल्की ग्रुप है, और अगर बल्की ग्रुप है तो उनके बीच में रिपल्सन इतना होगा कि वो लोन पेयर के रिपल्सन को डिक्रीज मतलब उन्हें उन पर हावी हो सकते हैं, डोमिनेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन कैसे फॉर्म करेंगे। फर्स्ट है फ्रॉम हैलो एरीन्स। अब हैलो एरीन्स है, नॉर्मली यहाँ से हम क्लोरीन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्लोरीन को रिप्लेस न करने का रीज़न है कि इसमें स्लाइटली डबल बॉन्ड का कैरेक्टर होता है। अगर डबल बॉन्ड का कैरेक्टर शो कर रहा है तो इसका मतलब आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में प्रेशर और एक्स्ट्रा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। और बुक में 2 अलग जगह पर 2 अलग अलग ATM प्रेशर दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पर मोर देन 300 डिग्री ATM प्रेशर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट है यहाँ पर रिएक्शन होगा तो NaOH के साथ इसका रिप्लेसमेंट हो गया, ONA बन गया,
ये बन गया आपका ONA, दैट मीन सोडियम फेनॉक्साइड। और अगर एसिडिक मीडियम में ले जाते हैं तो ClNA के साथ चला जाएगा, HCl NaCl बनेगा और बाद में आपको मिल जाएगा फेनॉल। सेकंड में आते हैं फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ओलियम की बात करें, ओलियम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें डेंस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस फिल होती है। सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में S पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि 3 ऑक्सीजन उनके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो बेंजीन में आपका मेजेंटिक इफेक्ट के थ्रू नेगेटिव चार्ज बनेगा और वो नेगेटिव चार्ज जाके अटैक किस पर कर देगा, सल्फर पर। अब सल्फर पर अटैक करते ही सल्फर का एक ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिव चार्ज शो करेगा। अब नेगेटिव चार्ज शो हो गया तो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के थ्रू इसमें से जो हाइड्रोजन होगा वो रिमूव होकर के इसके पास आ गया। अब ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। जैसे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन कराई तो ये बदल जाएगा सोडियम, फिर बेंजीन सल्फोनेट। अब जैसे सल्फोनेट बन गया फिर उसके बाद फर्दर इसका NaOH के साथ रिएक्शन होगा, Na2SO3 मतलब सोडियम सल्फाइड यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ONA बनेगा। बाद में आप इसे एसिडिक मीडियम में ले आते हो तो फिर से वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेनॉल में, जस्ट लाइक दैट। क्लियर। अब नेक्स्ट आते हैं फ्रॉम डाई एजोनियम साल्ट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में से एक है, सैंडमेयर रिएक्शन भी कहलाती है। तो अभी इसमें देखते क्या है, ये फेनॉल बनाना नहीं, बस यहाँ तक। फिर नेक्स्ट आते हैं एनिलीन है आपके पास, NaNO2 के साथ रिएक्शन यानी सोडियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन कराएंगे HCl की, तो यहाँ पर नाइट्रस एसिड बनेगा जो नाइट्रस एसिड के साथ कॉम्बिनेशन करके ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसे बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया कि N2 अगर दिख जाए कहीं तो मोस्ट स्टेबल सब्सटेंसेस में से एक है, तो यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर चली गई, Cl के ऊपर माइनस है तो H2O का H ले लेगा और ये OH जो है यहाँ पर आकर के ज्वाइंट हो गया। तो आपको मिला क्या, एक फेनॉल मिल गया, एक N2 मिल गया और एक यहाँ पर HCl मिल जाता है। नेक्स्ट कंडीशन में देखते हैं फ्रॉम क्यूमीन। 2 ईयर बैक 2018 में शायद ये एग्जाम में पूछा गया था कि बेंजीन को प्रिपेयर करना है फेनॉल प्रिपेयर करना है आपके क्यूमीन के थ्रू। तो क्यूमीन क्या है, आइसोप्रोपिल, इसमें एक जो आपका ग्रुप है वो अटैच है। देखिए 1 2 3 कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन भी है, दैट मीन ये आपका जो हाइड्रोजन होगा स्लाइटली एक्टिव होगा और जैसे ही एक्टिव अगर कोई चीज़ है तो ऑक्सीजन उसके साथ आती है और इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देती है और यहाँ पर एक बन जाता है पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। अगर हम इसका एसिडिक मीडियम में H2O के साथ हाइड्रोलिसिस एक तरीके से करा दें तो ये ऑक्सीजन जो है इस C के साथ ज्वाइंट हो गए और ये जैसे ही ज्वाइंट होगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और ये चीज दैट मीन CH3 एसीटोन रिमूव हो जाएगा, OH एक ग्रुप के साथ अटैच। तो ये मिल गया आपको कौन सा, OH, दैट मीन फेनॉल। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से सबसे ज़्यादा हम लोग कंपेयर करते हैं। अल्कोहल के केस में हम लोगों ने देखा था कि इसके पास एक एक्स्ट्रा एबिलिटी है और वो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड है तो वो सॉल्युबिलिटी पर भी इफेक्ट करेगी और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट करेगी, बॉइलिंग पॉइंट पर भी इफेक्ट करेगी। वो क्या करेगी एक्चुअल में, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जितना हम सोचते हैं उसके कंपेयर में स्लाइटली हायर होता है। रीज़न, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज कर गया है। फिनॉल के केस में ये अल्कोहल से भी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। अब रीज़न क्या है, रीज़न है इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही, साथ ही साथ इसमें बल्कि ग्रुप है और इसका मालिकुलर मास अल्कोहल के कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा रहेगा ही। फिर आते हैं सॉल्युबिलिटी में, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंस है तो इसका मतलब ये भी सॉल्युबल होगा लेकिन उतना नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 6 to 8% इसकी सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में। और जो फिनाइल यूज़ किया जाता है उसमें स्लाइट तो स्मॉल अमाउंट में ये भी यूज किया जाता है फिनॉल, स्पेसिफिक स्मेल होती है, डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सॉल्युबल है लेकिन इसमें जो ये बल्कि ग्रुप आपका एरोमेटिक ग्रुप है आपका, ये उसे सॉल्युबल नहीं होने देता, इसी के थ्रू उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर रहा होता है, लास्ट वाले में भी देखा था। सोडियम के साथ हम रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है और यहाँ पर सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अब सोडियम फेनॉक्साइड बन गया तो क्या रीज़न है कि ये H इतना एक्टिव है कि वो सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट मीन एक बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद भी रिमूव हो जाता है। जबकि अल्कोहल के केस में आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन कराओ तो वहाँ से H रिप्लेस नहीं होता। अब उसका एक रीज़न है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस कैसे इफेक्ट करता है, अगर आपको यहाँ पर दिखा होगा फिनॉल के केस में इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये करेगा मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट।
उनके थ्रू यहाँ पर आ गया आपका कौन सा, एक बॉन्ड यहाँ पर बना, तो बॉन्ड पूरे के पूरे रिंग में वो कंटिन्यूसली घूम रहा होता है। अगर घूम रहा है तो इसे आप कहते हो ओरिजिनेटिंग स्ट्रक्चर्स यानी कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ढेर सारे बने, सबसे लास्ट में OH में कन्वर्ट हो गया। इसकी स्टेबिलिटी तब इंक्रीज हो सकती है जब अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली नहीं शो करता है। अगर पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है तो इसका मतलब ये चाहेगा कि इस हाइड्रोजन को यहाँ से किसी तरह से रिप्लेस कर दें ताकि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सके। तो अब सेकेंड वाले में देखते हैं, ROH था, आपने कहा कि ये का रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है, RO नेगेटिव बन गया। अब कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, अब स्टेबल का मतलब इसमें से किससे हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होगा, तो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा या फिनॉल से, तो आप कहते हैं कि फिनॉल के केस में हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अगर जैसे ही रिमूव हुआ दैट मीन मोर एसिडिक कौन सा, जिसने जितनी जल्दी हाइड्रोजन फर्निश किया रिलीज किया वो उतना ही अच्छा एसिड, तो ये हो जाएगा आपके पास एल्कोक्साइड और फेनॉक्साइड, दो चीज़ें हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करती हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस इसमें से कौन सा होगा, RO। अब आते हैं इससे कोरिलेटेड कुछ और टॉपिक जिसके थ्रू ये एलिल वाइनिल वाली केस में जब बात की गई थी, तो ये है आपका एलिलिक, सॉरी ये है आपका एलिलिक ग्रुप। मतलब यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये कुछ इस तरह से शिफ्ट हो जाएगा। अब जो नया मिलेगा यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और इसी का जस्ट इन्वर्ट हो गया। सेकेंड केस में देखते हैं, अगर यहाँ पर आपको दिखा कि कोई पॉजिटिव चार्ज है तो ये शिफ्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, ये बांड यहाँ शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इनकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अल्टरनेट में सिंगल एंड डबल बॉन्ड हो तो भी ये केसेस हो सकते हैं, यानी यहाँ पर है तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ और ये होगा यहाँ पर, यहाँ लास्ट में नेगेटिव चार्ज आएगा और इसमें स्टार्टिंग में पॉजिटिव चार्ज। अल्टरनेट वे में है दैट मीन स्टेबिलिटी तो इंक्रीज करती है। चलिए फेनॉल के केस में देखते हैं, अगर फेनॉक्साइड आयन हो गया, फेनॉक्साइड आयन तो ये यहाँ पर शिफ्ट हुआ, दैट मीन एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब इसके ऊपर आप देखिए कोई भी चार्ज नहीं है, लास्ट टाइम पॉजिटिव चार्ज था जो इसकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर है आपका अल्टरनेट वे में वो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो कंटिन्यूसली मूव करता है, सबसे लास्ट में फिर से आपको फेनॉक्साइड मिल गया। टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी अगर इंक्रीज कर रही दैट मीन वो हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, और जब रिमूव होगा इजीली दैट मीन वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट, नीट के या बाकी अदर क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा कोरिलेटेड इनसे यही रहता है कि अगर हम नाइट्रोफेनॉल यूज़ कर लेते हैं या फेनिल ग्रुप ऐड कर देते हैं या COOH ग्रुप एक्सेट्रा उसमें ऐड करते चले जाते हैं तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये नंबर्स जो हैं वो तो याद होने से रहे। नॉर्मल केस में मान लेते हैं pKa है, जिसकी वैल्यू जितनी कम होगी उसका एसिडिक कैरेक्टर उतना ही ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वैल्यू होगा उतना ही कम रहेगा। अब इसमें दिया है आर्थो नाइट्रोफेनॉल, मेटा नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल और इसके बाद पैरा क्रिसॉल। अब आप इसमें स्ट्रक्चर तो दिख नहीं रहा, नॉर्मली यहाँ पर देख लेते हैं 7.2, 7.1 आर्थो एंड पैरा के लिए है, जबकि मेटा के केस में ये जो एसिडिक कैरेक्टर है पहले के कंपेयर में डिक्रीज कर गया। सेकेंड में देखिए यहाँ पर जो फेनॉल है वो 10.0 है, और जैसे ही उसमें एथिल ग्रुप आ गए ऐड हो गया आर्थो एंड पैरा के केस में तो वो 10.2 है, लेकिन मेटा के केस में 10.1 है। अब इन सब का रीज़न क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। ये रहा हमारे पास एक बेंजीन की रिंग जिसमें क्या अटैच है देख लेते हैं। ये है मेरे पास OH, क्लियर है, फेनिल ग्रुप है। अब इसमें होता है कि जितनी जल्दी ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा उतना ही अच्छा एसिड। अब देखते हैं CH3 के केस में वो क्या करता है। ये एक तरीके से मानिए पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ शिफ्ट कर देगा, ठीक। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली इलेक्ट्रॉन को रिंग में भेजता है या सेंड करता है तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन रिंग इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पर इंक्रीज करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ भी शिफ्ट होगा। अब जब आगे की तरफ शिफ्ट होगा तो ईजिली ये हाइड्रोजन पहले के कंपेयर में रिलीज नहीं होने वाला है। तो इसीलिए जो दिखाया गया है कि इसमें 10.2 है तो उसका रीज़न ये है। पैरा के केस में भी यही है, सेम एकदम पैरेलल है। इसने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पर इंक्रीज कर दी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज की तो इलेक्ट्रॉन यहाँ भी इंक्रीज करेगा, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर गया, मतलब अब ये हाइड्रोजन ईजिली यहाँ से रिमूव नहीं होगा, इसीलिए इसका भी 10.2 दिया गया है। अब आते हैं मेटा के केस में। मेटा के केस में क्या होगा कि जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके बनाते हैं तो आर्थो एंड पैरा पोजिशन पर आपके नेगेटिव चार्जेस होते हैं, उसमें मेटा का कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है।
इसीलिए इसमें कितना हो गया था 10.1। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है नाइट्रो ग्रुप अगर आ गया हो तो। अब अगर नाइट्रो ग्रुप आ गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया OH है, सॉरी ये आ गया आपका नाइट्रो ग्रुप। अब ये जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉपिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉपिंग ग्रुप, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन इसी की ओर अट्रैक्ट होते हैं। अब इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया, डेंसिटी नेगेटिव चार्ज की डिक्रीज़ करती है, तो यहाँ से भी डेंसिटी डिक्रीज़ करेगी और इसके पास से अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर हटेगा तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को और ईजिली अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट किया तो ईजी वे में यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसलिए इसका जो आपका देखा होगा पॉइंट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। फिर नाइट्रो के केस में देखते हैं जो पैरा है। पैरा में एकदम साफ क्लियर होता है कि इलेक्ट्रॉन ईजिली ये यहाँ से रिमूव कर लेगा, इसीलिए पैरा के केस में स्लाइटली हायर होता है। अब इसने इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ किया एक तरीके से ये मान लीजिए, और इसने भी क्या किया, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है इस साइड में। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रोजन से ईजिली जो आपका हाइड्रोजन है वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मेटा के केस में फिर से वही बात आ गई। अब मेटा के केस में आते ही इसके साथ इनका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। अब जब कोरिलेशन नहीं है तो क्या होगा, अब फिर वही बात आएगी कि कहाँ पर है, इन सभी जगहों पर, तो ये उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर भी नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या एक तरीके से कहें कि विड्रॉविंग है, तो थोड़ा सा तो इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इसीलिए इसमें भी फेनॉल के कंपेयर में ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पर है कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात की गई है, जिसमें है कि एसिड एंड हाइड्राइड के साथ हम इसका रिएक्शन कराने वाले हैं। एस्प्रीन का फॉर्मेशन किया जाता है, एनाल्जेसिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। डिस्प्रिन आप नाम सुने होंगे, क्रोसिन है, तो उन सब में ये एक मेन पार्ट है। बुक में भी था, इस बार कोर्स से बाहर हो गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये केमिकल रिएक्शन कुछ इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या होगा। यहाँ पर सिर्फ OH और ये फेनिल का ग्रुप दिखा दिया तो प्रॉब्लम हो रही होगी, तो हम करते क्या हैं, इससे हमने सिंपल वे में अलग कर दिया थोड़ा सा। ये मिल गया आपको OH और ये सारा का सारा ग्रुप इसके साथ चला गया। ये एसिटिल ग्रुप आकर के किसके साथ जुड़ गया, इनके साथ। तो यही आपको दिखा है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। CH3COOH, CH3COOH यहाँ से रिमूव हो जाता है। ये रहा आपका सैलिसिलिक एसिड, इसके पास फिनॉल है। इस COOH पर आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। CH3 जो है आप इसे सिंपली थोड़ा सा अलग कर लो, और जैसे ऐसा करेंगे आपको ये मिलेगा एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, जो एस्प्रिन कहलाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्टेरिफिकेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करते हैं। हिस्टेरिफिकेशन रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात मैंने की है। तो अभी बात क्या हुई थी, किसी के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और आर्थो एंड पैरा पर किसकी डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज करेगी। अब ये जो है NO2 ये जो बनता है वो पॉजिटिवली चार्ज आप मान लो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है आकर के इस पर अटैक करेगा। कहाँ पर, आर्थो पोजिशन पर एंड पैरा पोजिशन, दोनों ही पोजिशन पर जाकर ये अटैक करता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आर्थो एंड पैरा पर ही इंक्रीज करती है। कहीं आपने इसका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दिया, मान लेते हैं आर्थो एंड पैरा दोनों ही सब्सटेंस आपको मिल गए और इन्हें क्या करना है, सेपरेट करना है, तो क्या करेंगे, एक देखते हैं इसमें। यहाँ पर है जो, उसमें देखिए ये इन दोनों के बीच में आपस में ही बॉन्डिंग हो सकती है, इसे कहते हैं इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसी दूसरे के साथ इनका पार्टिसिपेशन नहीं। अब दूसरे के साथ कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा तो अट्रैक्शन फोर्स पहले के कंपेयर में थोड़ा सा कम हो गया। और इनको देखिए, ये OH अगले वाले NO2 के साथ जाकर के बॉन्ड बना लेगा, और ये NO2 फेनॉल के सेकेंड वाले OH के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। इस तरह से इन्होंने इंटर मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर लिया, जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और सेकेंड है, ये इसमें से वोलाटाइल होगा, मतलब आपने अगर इसे हीट किया तो ये वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये ईजिली वहाँ से वोलाटाइल नहीं होगा, क्योंकि इसमें कौन सा बॉन्ड है, इंटर मालिकुलर, और इस वाले में है इंट्रा मालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। क्लियर? तो ये रहा उन्हें रिप्लेस करने का तरीका, किस तरह से हम करेंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर कंसनट्रेटेड आप HNO3 के साथ रिएक्शन करो तो ये 1 2 4 6 ट्राई नाइट्रो
फेनॉल बनाता है, जिसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है जो ड्राई होने के बाद हो सकता है कि ब्लास्ट भी हो जाए, लेकिन ये पुराना मेथड है। अब उसे बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले तो इसे कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं एंड देन ये बन जाएगा फेनॉल 2,4 डाई सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। और जब कंसनट्रेटेड एसिड के साथ इसे ट्रीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल। अब अगर इक्वेशन लिखने की बात करें, उन्होंने आपको चैलेंज किया तो आप कहिएगा कि हाँ रिएक्शन तो लिख ही सकते हैं। कैसे? फेनॉल है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अप्रॉक्सीमेटली 100 डिग्री सेल्सियस पर आप इसे हीट करो, ये बदल जाएगा 2,4 डाई सल्फोनिक एसिड। अब ये आपका फेनॉलिक है तो फेनॉल में कन्वर्ट कर लीजिए, सल्फो इसे कर सकते हैं 2,4 डाई सल्फो फेनॉल कर सकते हैं। अब जब आप इसे कंसनट्रेट HNO3 के साथ फर्दर ट्रीट करेंगे तो आर्थो एंड पैरा पोजिशन सारी की सारी कवर हो जाएगी किसके थ्रू, नाइट्रो ग्रुप के थ्रू। और ये आपका जो केमिकल रिएक्शन उन्होंने कहा था कि आप कर सकते हो तो आपने कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं हैलोजनेशन। अब हैलोजनेशन है, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब बहुत एक्टिव रहने वाला है। इसकी आर्थो एंड पैरा पोजिशन किसी पर भी बहुत तेजी से अटैक करने वाली किसी इलेक्ट्रोफाइल पर और सारे के सारे पोजीशन को फिल कर लेगी। लेकिन इसमें आप देखेंगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर ही है। अब उसका रीज़न है कि इससे किस में लिया गया है, कार्बन डाइसल्फाइड में। अब कार्बन डाइसल्फाइड क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो अब इसका लोन पेयर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना एक्वस सॉल्यूशन में होता। अब एक्टिव नहीं है तो कोई एक ही ब्रोमीन उसके आर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर के अटैक करेगा या ग्रुप वो ऐड होगा। अगर यही चीज़ आपको क्या करनी है, ट्रीट करनी है ब्रोमीन वाटर के साथ, तो वो 3 पोजीशंस को कवर कर लेगा। ये फेनॉल का जो टेस्ट है ब्रोमीन वाटर के साथ आपको प्रैक्टिकल में भी करना है। वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आपका एक बनेगा, जैसे कहेंगे 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल। मतलब फेनॉल लेना है, ब्रोमीन वाटर के साथ इसकी केमिकल रिएक्शन करानी है और इतना केमिकल कराने पर ये आपको 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफेनॉल मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इन्होंने पूछे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम रिएक्शन मोनो नाइट्रेशन ऑफ 3 मेथिल फेनॉल। अब 3 मेथिल फेनॉल नाइट्रोमोनो जो आपका क्या कहें मोनो नाइट्रेशन कराना है। मोनो नाइट्रेशन में सिर्फ एक ही पोजीशन पर बनने वाले हैं, या तो आर्थो पर या तो पैरा पर। तो मोनो नाइट्रेशन में ये दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल है। इजी वे में आर्थो एंड पैरा बोथ पोजीशन पर आपको क्या एक ऐड हो जाएगा, NO2 आकर के यहाँ पर ऐड होने वाला है। फर्स्ट टाइम NO2 यहाँ पर आप दिखा सकते हो, सेकेंड टाइम आपको क्या करना है, इस पोजीशन पर दिखा दीजिए। सॉरी ये तो ये जो आपका है क्रेशॉल है, एक्चुअल में 3 मेथिल फेनॉल है, तो ये मेटा क्रेशॉल है। मेटा क्रेशॉल होने में आपको क्या करना है, इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है। तो नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर ऐड होगा, या तो उसके आर्थो पोजीशन पर या उसकी पैरा पोजीशन पर। तो एक एक करके आप और करके या प्लस करके आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बारी बारी से NO2 कर देना है। अगर डाई नाइट्रेशन अगर इसका कराना है तो आर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन दोनों पर ही होगा। आप कोई आप में से ऐसा भी कर सकता है कि इस पोजीशन पर क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप है और ये भी बल्कि ग्रुप है, और जब दोनों ही बल्कि ग्रुप हैं तो बीच में कोई NO2 जा कर के अटैच नहीं होने वाला है। सिंपल वे में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपके पास है कोल्बे रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है कोल्बे रिएक्शन। इसमें है क्या, फिनॉल के साथ हम NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिसके थ्रू इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब ये नेगेटिव चार्ज आकर के अटैक करेगा कार्बन डाइऑक्साइड पर, और ये कार्बन डाइऑक्साइड इनके साथ पहले जुड़ेगी। बाद में इसका हो जाता है रीअरेंजमेंट और ये कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड में। इसमें याद रखिएगा O जो है आपका ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगा, तो यहाँ पर ये चीज़ जाएगी और इसके सिर्फ और सिर्फ आर्थो पोजीशन पर जाती है, पैरा पोजीशन पर बहुत ही कम होता है। और उसका रीज़न है ये सोडियम, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर जब CO बनेगा, सेकेंड वाला जो होगा CO नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, और उन दोनों के बीच में जो कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, सोडियम के साथ, तो सोडियम दोनों को ही नहीं छोड़ने वाला है, इसीलिए नॉर्मली ये आर्थो पोजीशन पर ज़्यादा बनेगा और ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट देखते हैं रीमन टीमन रिएक्शन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है। आपने फिनॉल लिया CH3 ये है क्लोरोफॉर्म एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया NaOH का, इनके साथ कॉम्बिनेशन करेंगे। तो फर्स्ट तो ये जानिएगा कि OH को ये ONA में कन्वर्ट कर देने वाला है, और यहाँ पर
फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन के थ्रू ये बदल जाएगा CHCl2 में, और जो यहाँ पर आकर के ऐड हो जाता है। आप नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के भी बेस पर ये बना सकते हैं। अब जैसे ही आपने कहा कि यहाँ पर Cl और ये भी आपका Cl हो गया, तो NaOH के साथ रिएक्शन होगा, तो NaCl, और इसके भी साथ NaCl रिमूव हो गया, और क्या बचा आपके पास OH, और सेकेंड साइड में भी क्या होगा OH, और एक म्यान में दो तलवारें पॉसिबल नहीं है। दैट मीन एक कार्बन के साथ नॉर्मली 2 OH ग्रुप अटैच नहीं रहते हैं। तो ये क्या करेंगे, एक इसका OH ले लेते हैं, यहाँ पर फिर से देख लेते हैं कि क्या है। ये जो आपका Cl है, यहाँ पर भी Cl होगा, NaOH के साथ रिएक्शन हो गई इसकी, तो NaCl की फॉर्म में ये बाहर चला गया, और यहाँ पर क्या हो गया OH, और यहाँ भी होगा OH, तो H2O बाहर चला गया, इसीलिए यहाँ पर ये बदल जाता है किसमें, CHO में। और आपको एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट कर दीजिए, तो एसिड के साथ ट्रीटमेंट करने पर H+ यहाँ आ गया, और जो भी नेगेटिव फॉर्म होगा वो सोडियम के साथ चला जाएगा, और ये बदल जाएगा सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलएल्डिहाइड। अगर हमने यहाँ पर CCl4 यूज़ कर लिया होता, CCl4, तो उस कंडीशन में आपको सैलिसिलिक एसिड मिल जाता। क्लियर। देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल विथ जिंक डस्ट। ये सबसे इजी रिएक्शंस में से एक है, जिसमें आपने जिंक ले लिया, और ये जिंक इस ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन करके बाहर निकल गया, जिंक ऑक्साइड बना, और ये हाइड्रोजन डायरेक्ट आकर के बेंजीन रिंग से ऐड हो गया, ये बन गया आपको बेंजीन। सबसे इजी रिएक्शंस हैं। जिंक ऑक्सीजन बहुत पसंद, उसे लेकर के वहाँ से रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन। अगर बात करें ऑक्सीडेशन की, तो फिनॉल को आप ज़्यादा टाइम तक एयर में रख दो तो वो पिंक कलर का हो जाएगा। ऐसे आप चाहे तो वॉच ग्लास में ही रख दो, तब भी वो पिंक कलर का होगा। अगर इस रिएक्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करना है तो सोडियम पर क्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कर दी, ये बना लेगा बेंजोक्विनोन, और जैसे इसने बेंजोक्विनोन बना लिया, इसका कलर हो जाएगा पिंक। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विथ क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस ए कॉन्जुगेट diketone known as benzoquinone. In the presence of air, phenol are slowly oxidized to dark color mixture containing quinones. आप अगर इसे ऐसे नॉर्मली भी छोड़ दो तो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है बेंजोक्विनोन, और ये पिंक कलर का हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर इतने के बाद भी नहीं समझ में आया हो तो फिनॉल है ही, यूज़ कर सकते हैं। Thank you.